नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए चौथे सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के ये 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे बने चित्रों में कौन सा कोण न्यून कोण है? आपको यहां पर ए, बी, सी और डी इन चारों ऑप्शनों में चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों में आपको देखकर बताना है कि कौन सी आकृति कौन से चित्र में न्यून कोण आपको दिखाई दे रहा है। हमें कोणों की प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो पहले हम कोणों के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पर पहुंचेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समकोण किसे कहते हैं। समकोण, समकोण का जो मान होता है वह फिक्स 90 डिग्री ही होता है। तो यहां पर यह आपका 0 और यहां पर आप डी के आकार से यदि इस टाइप का एक कोण बनाते हैं तो यह कोण आपका कहलाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो समकोण का जो मान होता है वह फिक्स 90 डिग्री होता है। दूसरा यहां पर कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का जो मान होता है वह 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बना कोण, किन किन के बीच में? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के समस्त कोण आपके कहलाते हैं न्यून कोण। तो यहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगर मैं आपको इसे डिजिट में कहूं तो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के सभी कोण आपके कहलाएंगे न्यून कोण। अब तीसरे कोण की बात करते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, इसका मान कितना होता है यह भी देख लेते हैं। तो अधिक कोण जो होता है वह आपका 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा। कुल मिलाकर हम कहें तो इन दोनों के बीच के जो कोण होते हैं वे सारे आपके अधिक कोण होते हैं। तो यदि हम इसे डिजिट में लिखना चाहें तो कुल मिलाकर 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक के कोण आपके अधिक कोण कहलाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है न्यून कोण। अब आपको न्यून कोण बनाना आना चाहिए कि न्यून कोण कैसे बनता है। यह आपका 90 डिग्री का कोण है। यहां से लेकर आप कहीं पर भी कोण को ले जाइए, यहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, यहां से आप यहां ले जाएंगे, यहां से आप यहां ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कोण आपके न्यून कोण कहलाते हैं। कुल मिलाकर ये 90 डिग्री का जो एंगल है इसके बीच के सारे कोण आपके कैसे होंगे? न्यून कोण। अब आप बताइए कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें न्यून कोण कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है और देखना है, समझना है कि एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमें पाना क्या है, लाना क्या है, ज्ञात क्या करना है। एक फूल में 5 पखड़ियां थी, ठीक है। एक फूल था जिसमें 5 पखड़ियां थी। इसमें से एक पंखुड़ी गिर गई। कोई फूल था उसके अंदर 5 पंखुड़ियां थी, उसमें से एक पंखुड़ी गिर गई। गिरी हुई पंखुड़ी को दशमलव भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी,
सी और डी ये चारों दशमलव के रूप में लिखे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसे आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका एक फूल था या इस टाइप का फूल था जिसमें 5 पखड़ियां, तो ये आपकी 1 2 3 4 और 5, इसमें से कोई एक पखड़ी गिर गई। मान लेते हैं हम कि ये वाली पखड़ी इसकी गिर गई, ठीक है, ये वाली पखड़ी इसकी गिर गई। अब आपको सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में लिखना आना चाहिए और भिन्न के बाद में ही आप इसे दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, इस आकृति को आप देखेंगे, कुल मिलाकर इसमें बराबर बराबर भाग कितने हैं, फूल की 5 पखड़ियां मान लीजिए बराबर है, और इस आकृति से यदि उसके हम तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो यहाँ पर इस प्रकार के कलरफुल भाग है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 भाग दिखाई दे रहे हैं। और पांचों भाग कैसे हैं, बराबर बराबर है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, भिन्न में बराबर शब्द का उपयोग होगा। तो बराबर बराबर 5 भाग है। इसमें से अगर हम इस भाग को यहाँ से हटा दें, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से हटा दिया या फिर इसे छायांकित कर दिया, तो हम छायांकित के रूप में भी क्वेश्चनों को देखते हैं कि छायांकित भाग का मान क्या है, या फिर फूल की पखड़ी के रूप में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। कुल मिलाकर आपको भिन्न की समझ होना चाहिए। तो ये जो एक भाग है इसके वैल्यू भिन्न में क्या है, तो 1/5, 5 क्या है यहाँ पर, 5 है आपके कुल भाग, एक भाग जिसकी बात क्वेश्चन में की जा रही है। तो 5 फूल की पखड़ियां थी, उसमें से एक पखड़ी आपकी गिर गई, तो भिन्न के रूप में इसे आप लिखेंगे 1/5। अब भिन्न से आप इसे बदलिए दशमलव के रूप में। कैसे बदलेंगे, दशमलव के रूप में। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए आपको यहां पर 1/5 को समझना होगा। इस 1/5 का क्या मीनिंग है, इस 1/5 का अर्थ है कि 5 का भाग 1 में आपको देना है। तो आप 5 का भाग 1 में लगाइए। 5 से छोटा होता है 1, क्या भाग जा सकता है, तो नहीं जा सकता। तो भाग नहीं जाए इसके लिए 0 लगाएंगे। इसके बाद दशमलव लगाकर, क्योंकि हमें सवाल को आगे बढ़ाना है, तो दशमलव लगाकर आप यहां पर 1 के पास 0 लिख देंगे। अब 5 का भाग 10 में जा सकता है, 5 दूना 10, तो ये आप घटाएंगे इसमें, तो यहां हो जाएगा 0 0। अब कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, मतलब आपका आंसर आ चुका है 0.2। अब आप देखिए 0.2 कहां पर है, ऑप्शन ए के अंदर 0.2 है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, और यह बिल्कुल मोस्ट IMP प्रश्न है। अरुण एक दिन में 8 घंटे सोता है। अरुण कितने घंटे सोता है एक दिन में, 8 घंटे। तो वह दिन का कितना भाग सोता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है आपके 1/4, 2/3, 1/3 और 3/4। सबसे पहले आपको इनकी समझ होना चाहिए कि 1/4 क्या होता है, 2/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है और 3/4 क्या होता है। तो यहां पर आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे। यदि हम इस चित्रों को इस प्रकार से मान लेते हैं, आप इस चित्र को 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है, इन 4 भागों में इस कलर का कौन सा भाग है, तो यह आपका 4 भागों में से एक भाग है। कुल मिलाकर इस आकृति को यदि हम लिखना चाहें फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, यह कलरफुल जो भाग है यह कौन सा है, तो यह एक भाग है। कितने भागों में से, 4 भागों में। हम इसे लिख सकते हैं 1/4, जो आपका ए ऑप्शन है ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1/4 का मतलब ये होता है। अब आपका बी ऑप्शन जो है 2/3, 2/3 का क्या मतलब है कि इस प्रकार की कोई आकृति है जिसके 3 बराबर हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 3 बराबर हिस्से हैं। 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से, 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से यहां पर कलरफुल है, ब्लैक को छोड़ दीजिए। तो ये कितने हिस्से, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो कलरफुल एक कलर के कितने हिस्से हैं, यहां पर 2 हिस्से हैं। तो 2 हिस्से हैं। तो बी ऑप्शन को यदि हम लिखना चाहें भिन्न के रूप में, तो इसे लिख सकते हैं 2/3।
ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कौन सा है, ये वाला पार्ट आपका है 2/3। इस पार्ट को आप लिख सकते हैं 2/3 के रूप में। और आपका जो यहाँ पर 1/4 है, इसे आप लिख सकते हैं 1/4 को इस प्रकार से। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखते हैं। 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, और फिर से बी ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2/3 मतलब 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, ऐसा इसको समझा जाता है। सी ऑप्शन है 1/3। 1/3 यहां पर आप अगेन एक कोई आकृति है, उसके 3 हिस्से कर लीजिए बराबर बराबर, तो 1, 2 और ये आपके 3 हिस्से। इन 3 हिस्सों में से कलरफुल कितने हैं, कलरफुल में यहां पर है आपका 1 हिस्सा, और कितने हिस्सों में से है, 3 हिस्सों में से, तो ये हो गया आपका 1/3, जिसे आप हिंदी में 1/3 पढ़ते हैं और समझते हैं। अब चौथा जो ऑप्शन है आपका 3/4। 3/4 का क्या मतलब है, यहां पर 3/4 मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। तो यहां पर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ये बन गए आपके 4 हिस्से, बराबर बराबर 4 हिस्से हो गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 हिस्सों में से कलरफुल कितने हैं, आपके जो कलरफुल हैं वे 3 हिस्से हैं। तो 3 हिस्से कितने में से है, 4 हिस्सों में से, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/4। तो यह होता है आपका भिन्न के रूप में लिखना और समझना। अब बात करते हैं हम अरुण की। अरुण जो है 8 घंटे सोता है। अरुण के बारे में ये क्वेश्चन है, तो अरुण कितना सोता है, 8 घंटे, 8 आवर वो सोता है। और एक दिन में, तो यहां पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर होते हैं। यदि हम 24 आवर को, 24 घंटे को बराबर बराबर भागों में, अभी बात चल रही है बराबर की, समझ गए कि इतने सारी बातें बताने के पीछे कारण है कि बराबर शब्द का आपको ध्यान रखना है। 24 को यदि 8 के रूप में, 8 के गुणा के रूप में लिखना चाहें, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 8 आवर, ऐसा लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर 8-8 के 3 टुकड़े बराबर बराबर। तो यहां पर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, कहां पर थे आपके 3 टुकड़े वाली, एक ये और एक ये और एक ये, तो 8 घंटे ये, 8 घंटे ये, 8 घंटे ये, तो कुल मिलाकर यह हो गया आपका 24 आवर। अब यहां पर अरुण जो है, मान लीजिए कि इस घंटे को सोने के, ये 8 घंटे हैं, इसे सोने के काम में वो लेता है। तो यहां पर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। आप यदि इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3 भागों में से 1 भाग मतलब 1/3, और 1/3 को हमने क्या लिखा था, 1/3 को हम लिखते हैं 1/3। क्या लिखते हैं, 1/3। 3 भागों में से 1 भाग वह दिन का सोता है। तो अरुण यहां पर 1/3 भाग दिन भर में सोता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, इसे भी बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना, और फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे। एक बाल्टी है, इस बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की जरूरत होती है। मान लीजिए ये आपकी बाल्टी है, इस बाल्टी को भरने के लिए इस जग से यदि इस बाल्टी को फिल किया जाए, इस जग की मदद से यदि इस बाल्टी को मैं फिल करना चाहूं, तो कितने जग पानी की आवश्यकता लगती है, 5 जग। मतलब ये जो बाल्टी है आपकी 5 जग के बराबर है। 5 जग पानी एक बाल्टी के अंदर आता है। एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाती है, और यहां पर एक टंकी दी गई, इस टंकी को यदि हम इस बाल्टी से फिल करें, इस बाल्टी से इस टंकी को भरना चाहें, तो इसमें कितनी बाल्टियां लग जाती है, 25 बाल्टी पानी आ जाता है। ठीक है, 25 बाल्टी पानी इसके अंदर आ जाता है। उस टंकी को भरने के लिए कितने जग पानी की जरूरत होगी। अब आपको यहां पर यह बताना है कि यदि आप इस टंकी को सीधे सीधे इस जग से भरना चाहें, तो आपको कितने जग पानी की यहां पर आवश्यकता होगी। तो यहां पर जो बाल्टी है वह आपकी है 5 जग के बराबर, और एक टंकी है 25 बाल्टी के बराबर। तो एक जो टंकी है उसकी क्षमता क्या है, एक टंकी की क्षमता है 25 बाल्टी पानी के बराबर, और एक बाल्टी की क्षमता क्या है
अब बिल्कुल क्वेश्चन को बेसिक से आपको समझना है। एक बाल्टी की क्षमता है 5 जग, तो यहां पर 25 बाल्टी है, तो एक बाल्टी, आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप इसे लिख सकते हैं 25 गुणित एक बाल्टी। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 गुणित एक बाल्टी का मतलब होता है यहां पर 25 ही। अब एक बाल्टी का मान कितना है? एक बाल्टी की क्या वैल्यू है जग में? एक बाल्टी की वैल्यू है 5 जग, तो यहां पर 25 गुणित एक बाल्टी की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में कितने जग पानी की जरूरत होगी तो जग में आंसर अपने को देना है, तो यहां पर बाल्टी को कन्वर्ट कर लेते हैं जग के अंदर। तो यहां पर एक बाल्टी बराबर है 5 जग, तो एक बाल्टी की जगह यहां पर बराबर का निशान लगाए, इसका अर्थ है कि इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हैं। अब 25 पंजे 125 जग आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो 125 आपका यहां पर दिया गया है डी ऑप्शन के अंदर, तो आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 नेस के चौथा सप्ताह में गणित के लिए कक्षा 6 के लिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। 2 लीटर आयतन वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है। क्वेश्चन से आपको निकालना है कि दिया क्या गया है। यह आपका एक मान लीजिए गिलास है, इस गिलास से पानी भर के आपको इस जग में डालना है। तो 2 लीटर आयतन वाले इस जग की क्षमता कितनी है? यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि इस जग की कुल क्षमता कितनी है। तो यह जग की क्षमता है 2 लीटर। 2 लीटर पानी अधिकतम इस जग के अंदर आ सकता है, जिसे हम इसकी क्षमता कहते हैं। तो ये 2 लीटर वाला जग है। इस 2 लीटर वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है, मतलब आपका जो जग है वह यहां तक फिल हो जाता है। कितने गिलास से हो जाता है? इस गिलास से यदि आप 5 गिलास पानी डालें तो यह आधा फिल हो जाएगा। ठीक है, कितना फिल हो जाएगा? इतना यहां पर यह भर जाएगा यदि आप इस गिलास से 5 गिलास पानी डाल दे तो। और एक और चीज यहां पर दी गई थी कि ये जो आपका जग है यह 2 लीटर का है। अब आप बताइए कि ये जो पानी भरा हुआ है ये कितना भरा होगा? चूंकि यहां पर लिखा है आधा भर जाता है, तो जो आपका जग था, जग कितने लीटर का है? 2 लीटर का है। आधा भरा, आधा भर गया मतलब आधा भरा से क्या अर्थ है कि यह 1 लीटर भरा हुआ है। और 1 लीटर भरने के लिए कितने गिलास पानी की आवश्यकता लगी? 5 गिलास पानी इसमें डाला तो यह आधा भर चुका है। ठीक है, तो 5 गिलास के कारण कितना भरा? वो 1 लीटर। तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि 5 जो गिलास है वह बराबर किसके है? 1 लीटर पानी के हैं। ठीक है, 5 गिलास की क्षमता 1 लीटर, तो 5 गिलास बराबर 1 लीटर। यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सब मिलीलीटर में दिए गए हैं। तो यहां पर हम 1 लीटर को यदि मिलीलीटर में चेंज करना चाहें तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहां पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, या जिसे हम ml भी कह सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है? यहां पर 1 गिलास का आयतन, 1 गिलास की क्षमता निकालना है। तो 1 गिलास का आयतन, यहां पर आयतन कहना थोड़ा सा उचित शब्द नहीं है, इसे आप यहां पर क्षमता भी कह सकते हैं। तो 1 गिलास का आयतन या 1 गिलास की क्षमता बराबर 1000 बटे 5। 5 कहां चला गया? बराबर के उस तरफ। कोई संख्या जब गुणा से जाती है तो भाग में चली जाती है, तो यहां पर आपने भाग दिया तो कुल मिलाकर आ चुका है, सॉरी 1 0 यहां पर ज्यादा हो गई, तो यह आपका 200। ठीक है, कितना हो जाएगा? 200 ml। चूंकि यहां पर हमारा ml चल रहा था तो यहां पर 200 ml। तो आपका यहां पर आंसर कहां है? 200 ml। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है 200 मिलीलीटर। तो इस गिलास की जो क्षमता है वह है 200 मिलीलीटर। 1 गिलास में 200 मिलीलीटर पानी आता है और 200 मिलीलीटर 5 बार डालने पर आपके यहाँ पर 1000 ml पानी हो जाता है, जो कि
इस जग की क्षमता से आधा भर जाता है, 1 लीटर भर जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और यह एक टेली चिन्हों पर आधारित प्रश्न है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। नीचे दी गई तालिका को देखिए और उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक तालिका दी गई है कि एक विद्यालय है, मान लीजिए उसके बच्चे पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं और बस से जाते हैं। तो कितने कितने बच्चे किस किस प्रकार से जाते हैं उनकी संख्या टेली चिन्हों में दी गई है। पैदल जाने वाले, साइकिल से जाने वाले, ऑटो से जाने वाले और बस से जाने वाले। अब हम समझते हैं टेली चिन्ह का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा टेली चिन्ह क्या होता है। टेली चिन्ह, टेली चिन्ह से शुरुआत आप यहां से कीजिए। कोई बॉक्स बनाते हैं तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और एक ये 5 लाइन, कुल मिलाकर यह होगा आपका एक बॉक्स 5 में। मतलब आप संख्या की जगह अन्य संकेतों का प्रयोग करते हुए संख्या को पहचाने, वही टेली चिन्ह होता है। यहां पर यह हो गया 5। अब यदि आप इनको काउंट करें 5, 5, 10, 5 या 15, 5 चुक 20, ये 20 और 1, 2, 3 कुल मिलाकर यहां पर है 23। 23 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल स्कूल जाते हैं। साइकिल से जाने वाले 5, 10, 15, 20 और 2 22। 22 बच्चे ऐसे हैं जो कि साइकिल से स्कूल जाते हैं। ऑटो से जाने वाले 5, 5, 10 और 2 12। तो 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑटो से स्कूल जाते हैं। ठीक है। अब है बस से जाने वाले, तो 5 या 15, 15 बच्चे ऐसे हैं जो बस से स्कूल जाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साइकिल से साला आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहां पर किन की बात पूछी जा रही है, साइकिल से। साइकिल के सामने क्या लिखा है 22। तो हम यहां पर आंसर नंबर डी को करेक्ट कर रहे हैं। ये आंसर नंबर डी आपका सही यहां पर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि पैदल जाने वालों की संख्या कितनी है, तो पैदल जाने वालों की संख्या यहां पर है 23। ऑटो से जाने वालों की पूछे तो 22। अगर यहां बस से जाने वालों की पूछे तो 15। तो इस प्रकार से जो भी पूछा जाए टेली चिन्हों में आपको उसका आंसर, यदि आप संख्या निकालना सीख गए तो आप आसानी से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 83, सरिता का घर उसके स्कूल से। यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और यह भी फ्रैक्शन या भिन्न पर आधारित प्रश्न है। सरिता का घर उसके स्कूल से 7/10 किलोमीटर दूर है। ये सरिता का घर है और ये सरिता का स्कूल है। क्या दिया गया है कि घर उसके स्कूल से 7/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है। मान लीजिए स्कूल से, घर से स्कूल जाती है तो वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर यहां तक मान लीजिए वो पैदल आ गई। फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके और यहां से आगे जब बढ़ी तो उसने बस का सहारा ले लिया और स्कूल तक वो बस से गई। तो वह स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है, आपको यह बताना है कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी है, कितनी डिस्टेंस वह पैदल चलती है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी गई है 1/2 किलोमीटर। जो बस से वह तय करती है वह दूरी है 1/2 किलोमीटर। तो पहले हम क्वेश्चन में जो दिया है सभी को नोट डाउन करते हैं और उसके बाद किस प्रकार से इसे हल किया जाएगा यह देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घर से चली स्कूल के लिए तो कितनी दूरी है घर से स्कूल की, 7/10 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है। अब फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा, कितनी, बस से कितनी चलती है, बस से चलती है वह 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है, तो यहां से यहां तक तो वह पैदल आई थी और इसके बाद यहां से लेकर वह यहां तक बस के द्वारा गई और इन दोनों का योग जो है वह है 7/10 किलोमीटर। घर से स्कूल तक की जो दूरी है 7/10। तो कुल मिलाकर जो घर है और स्कूल है उसके बीच में वह पैदल चली
ठीक है। प्लस कैसे चले, बस से चली सरिता, और इन दोनों को मिलाकर कितनी चली, 7/10 किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी जो है 7/10 है। अब पैदल की दूरी हमें निकालना है, बस की दूरी दी गई है, तो बस की जगह बस का मान रख देते हैं। तो पैदल प्लस बस कितना, 1/2 किलोमीटर बराबर 7/10 किलोमीटर। हमें निकालना है पैदल वाली दूरी, तो हम क्या करते हैं, इस 1/2 को इधर ले जाकर घटा देते हैं। तो पैदल दूरी बराबर 7/10 ऋण 1/2। जब आप इसे हल करेंगे तो यहां पर 10 और 2 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक आएगा, जो कि 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से एक बार, तो यह आपका 7 है। 2 का भाग 10 में गया 2 बार और 5 बार, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो यहाँ पर आपका फाइनली आ जाएगा 7 में से 5 गया तो 2/10 किलोमीटर। इतनी दूरी वह पैदल चलेगी, ठीक है। 2/10 किलोमीटर की दूरी सरिता के द्वारा पैदल चली गई है। अब यहाँ पर यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको डी ऑप्शन में दिया गया है 2/10 किलोमीटर। यदि इस ऑप्शन को इस प्रकार दे दिया जाता 1/5 किलोमीटर, तो आपको क्या करना है, अब यहां पर इसे कैंसिल करना होता, यहां पर 1 और यहां पर 2 कुल मिलाकर इसे आप 1/2 किलोमीटर भी लिख सकते थे। तो इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यदि यह सारे ऑप्शन आपको पॉइंट में दिए जाए तो यहां पर आप इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट करके बनाते आगे और फिर ऑप्शन तक पहुंचते। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, यहां पर एक संख्या दी गई है और यहां पर फिर एक अगेन संख्या दी गई है, और पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना है और उसका आपको मान ज्ञात करना है। कुल मिलाकर यहां पर आपको दशमलव की संख्या का जोड़ घटाव किस प्रकार से किया जाता है यह पता होना चाहिए। हमेशा क्या बात याद रखनी है, हमेशा, मैं हमेशा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, हमेशा जोड़ या घटाव में किसके, दशमलव की संख्या अगर है तो उनका या तो आप जोड़ करें या फिर आप क्या करें, घटाव करें। तो आपको क्या करना है, आपको करना है दशमलव के नीचे दशमलव को ही लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, बस इतना सा भर करना है। उसके बाद आपका सवाल बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 8.756, इस रूल को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से घटाना क्या है, 3.5, 3.5 घटाना है, तो इस प्रकार से तो यह लिखा हुआ, घटाने के लिए आपको नीचे लिखने की आदत है, तो यह दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। अब 5 यहां पर है वो 3 यहां पर है, संख्या कितनी बड़ी छोटी रहे उसके बारे में आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, आपको पहला काम करना है दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है। तो आपने इस प्रकार से दोनों को दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, खाली जगह है, तो आप यहां पर इसे 0 भी लिख सकते हैं। यदि यहां पर कुछ होती संख्या तो यहां पर इसके सामने भी आप 0 लिख सकते थे। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर 6 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, दशमलव के नीचे अगेन दशमलव, 8 में से 3 गए आपके पास यहां पर, तो बच जाएंगे 5। तो यहां पर फाइनली जो आंसर आपके पास आएगा वह आएगा 5.256। इस प्रकार से पढ़ा जाता है। एक बार और मैं इसे पढ़कर दिखाता हूं, 5.256, या आप ऐसा पढ़ने की यदि कोशिश करते हैं 5.256 तो गलत पढ़ते हैं। इसका पढ़ने का सही तरीका है 5.256, दशमलव के बाद के प्रत्येक डिजिट को अलग अलग बोला और लिखा जाता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 109, और इसका जो आपका आंसर है वह आपका हो गया बी वाला। क्वेश्चन नंबर 109, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
0.09 किलोमीटर और 0.06 किलोमीटर दी गई है। एक आयताकार पार्क है। आपको क्वेश्चन में आकृतियों के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनमें यह ध्यान रखना है कि वह आकृति किस शेप की है, आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, बेलन के आकार की है, शंक्वाकार है, तो उनके अपने अलग अर्थ निकल कर आते हैं। तो यहां पर दिया गया है पार्क कैसा है, आयताकार। तो यहां पर आप चित्र देख पा रहे हैं, ये एक आयत के आकार का है। और आयताकार शब्द आते ही आपके दिमाग में एक बात याद आ जानी चाहिए कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वे आपस में बराबर होती है। यह भुजा आपकी ए है तो यह भी आपकी ए होगी, यह आपकी बी है तो यह भी आपकी बी होगी, मतलब इन दोनों का मान समान होगा। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। यहां पर आपको क्या करना है, इस पार्क के अंदर यह क्या है, आपका एक पार्क है। इस पार्क के अंदर तार की बाड़ लगाना है, मतलब तार फेंसिंग करना है। और कैसे करना है, 4 पंक्तियों में करना है। जैसे आप तार लगाते हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से तार लगाना है, ठीक है। 4 राउंड तार लगाना है। तो यहां पर 4 राउंड इसमें तार लगाना है। तो कितना तार चाहिए होगा, आवश्यक तार की लंबाई कितनी होगी, यह आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो क्वेश्चन में जो दिया है, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 0.9 किलोमीटर। बी का मान 20,000 तक इसकी चौड़ाई कितनी दी है, बी बराबर यहां पर दिया है 0.6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि एक राउंड में कितना तार लगेगा। एक बार में यह आकृति है आपकी आयताकार, हर फार्मूला आयताकार के हिसाब से ही फिट यहां पर होगा। कुल मिलाकर आपका जो यहां पर फार्मूला लगेगा वह आयत का लगेगा। एक बार में चली गई दूरी, एक बार में तय की गई लंबाई, एक बार में लगाए गए तार की लंबाई, सब कुछ यहां पर निकलेगा इसके परिमाप से। परिमाप का अर्थ होता है कि बाहर की माप। मान लीजिए तार फेंसिंग आप करने जाते हैं तो एक राउंड में आप यहां से चलेंगे और यहां पर आएंगे तो कितना चल गए आप चल गए हैं, मैं यहां पर इसका परिमाप निकाल के आपको दिखा देता हूं, 0.9। अब यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद आप तार लगाते हुए यहां पर आ गए, मतलब आपने तय करी 0.6। इसके बाद आप यहां से अगेन यहां पर आ गए, मतलब आपने फिर तय करी 0.9। इसके बाद आप यहां से तार लगाते हुए वापस यहां पर चले गए, मतलब 0.6। और इन सबको यदि आप जोड़ेंगे, मैं पिछले क्वेश्चन में आपको दशमलव का जोड़ दिखा चुका हूं, इसीलिए वह क्वेश्चन दिया गया था कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। तो दशमलव का जोड़ यहां पर आप करेंगे 3.0, मतलब कि यहां पर क्लियर लिखें तो 3 किलोमीटर वायर एक राउंड में लग जाएगा। यह तो हुआ हमारा सिंपल तरीका परिमाप निकालने का। दूसरा जो तरीका होता है परिमाप निकालने का वह है आयत का परिमाप। किसका सूत्र लगाएंगे हम, आयत के परिमाप का। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, एक ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई और 2 बाहर। तो 2 लंबाई आपकी है 0.9, चौड़ाई आपकी 0.6। तो यहां पर 2 गुणित इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 1.5। और जब इसको फाइनली आप 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर। तो यह आपका हो गया एक राउंड में तार की लंबाई कितना है, 3 किलोमीटर। एक राउंड में तार कितना लगेगा, एक बार में 3 किलोमीटर। यहां पर कहा जा रहा है कि 4 पंक्तियां लगाना है, हमें 4 बार वायर लगाना है। इस प्रकार से 4 बार वायर तो एक बार में 3 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 4 पंक्तियों में कितना वायर, तो एक पंक्ति में आपका 3 किलोमीटर है। तो ऐसे 3 किलोमीटर की 4 पंक्तियां लगाना है, तो 3 चौके हो गए आपके यहां पर 12 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर जो तार लगेगा, जो वायर लगेगा, वह लगेगा आपका यहां पर 12 किलोमीटर।
मीटर। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आयात का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला यह होता है, और परिमाप का अर्थ होता है बाहर बाहर की माप। और यह फार्मूला तब काम करेगा जब आप आकृति को देखेंगे, हर जगह एक जैसा फार्मूला आपको नहीं लगाना है। यदि किसी जगह आपकी स्थिति यह हो कि फार्मूला नहीं पता है, उस स्थिति में आप बाहर बाहर की किसी भी आकृति का यदि माप कर देंगे तो उसका अर्थ हुआ परिमाप ही हो जाएगा, और उसी को सूत्र रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 102। यह भी जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। राधिका 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, अब यहां पर क्या आकृति है आपकी, वर्गाकार। पार्क के किनारे किनारे चारों ओर 4 चक्कर, इसमें भी 4 चक्कर हैं, 4 चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है यह आपको बताना है। हम एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। राधिका एक चक्कर में कितनी दूरी चली, यह अगर हमें पता चल जाए तो उसमें हम 4 का गुणा करके हमारा आंसर ला सकते हैं। तो राधिका मान लीजिए यहाँ पर थी, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है, आपका वर्गाकार है। आपको आकृतियों के शेप का हमेशा ध्यान रखना है कि वह शेप कैसा है, वर्गाकार है। वर्गाकार की विशेषता होती है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर बराबर होती है, मतलब इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान और इस भुजा का मान आपस में बराबर होगा। एक भुजा आपकी कितनी दी है, ए का मान कितना दिया है, ए बराबर है 60 मीटर, मतलब सभी 60-60 मीटर की यहाँ पर हो जाएगी। यह भी आपकी 60 की, यह भी आपकी 60 की, यह डिस्टेंस भी 60 की और यह डिस्टेंस भी 60 की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 और यहाँ से यहाँ तक की 60 मीटर है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, इसका मतलब कि हमें निकालना है परिमाप। पहले सिंपल परिमाप निकालते हैं। परिमाप का अर्थ होता है बाहर बाहर की माप। आपको कुछ नहीं आता हो तो आप सीधे से परिमाप निकाल सकते हैं। बाहर बाहर की माप मतलब सभी को आप जोड़ देंगे, 60 धन 60 धन 60 धन 60, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 6 चुकु 24, 240 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल परिमाप आपका आ चुका है 240। यदि आप वर्ग का परिमाप निकालें, किसका, वर्ग की वर्गाकार आकृति का वर्ग का परिमाप, तो इसका जो फार्मूला है आपको पता होना चाहिए, क्या है, 4a। ए यहाँ पर आपकी है भुजा, इसका अर्थ है कि 4 गुणित आपका a का मान है 60, तो ये हो गए 6 चुकु 24, मतलब 240 मीटर। तो वर्ग का परिमाप के फार्मूले से भी आपका 240 आया, सिंपल से भी 240। तो ये एक शॉर्टकट तरीके होते हैं, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अब क्या कहना है, राधिका ने 4 चक्कर लगाए, एक चक्कर में तय दूरी 240 मीटर, तो 4 चक्कर के लिए तो हम यहां पर लिख देते हैं राधिका द्वारा 4 चक्कर में तय दूरी कितनी, 4 गुणित 240, तो 24 चुकु 96, 960 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है 960 मीटर, तो 960 मीटर आपका दिया गया है बी ऑप्शन के अंदर, और यह आपका सही हो जाएगा। आई होप कि इतना वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो बेहतर लगते हैं तो मेरे सम्मान में और मेरी मेहनत के लिए आप इसे एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और बेहतर तरीके से और मेहनत करके बेहतर वीडियो बनाकर दे सकूं।